नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पे। तो वैसे तो आज 8 अगस्त हो गई है और कल चूंकि 9 अगस्त है, रक्षाबंधन का दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाएं, इस त्योहार को मनाएं। भाई और बहन के पवित्र प्रेम का ये त्योहार है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आप जारी रखें। तो समय निकाल करके अपनी क्लासेस जरूर देखते रहें रेगुलर। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कल भी जो है क्लास दे पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के जो कोर्स है उसके बारे में। तो अगर आपके पास समय है तो आप रोजाना एक पेपर यहाँ पर दे सकते हैं। आरपीएससी द्वारा जो आयोजित पेपर्स हैं वो सभी को हमने यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराया है। जितनी बार चाहें आप उतनी बार इन्हें दे सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ में। तो दोस्तों, रेलवे लगातार अपनी जो सेवाएं हैं उनको बेहतर करने में लगा हुआ और इसी क्रम में राजस्थान के जो 5 मंडल हैं रेलवे के, उनमें से बीकानेर मंडल जो है इन इस तरह की जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनके निस्तारण में पहले स्थान पर यहां पर आया है। तो आज की हमारी पहली खबर यही है, इसको हम कवर करते हैं। तो बीकानेर जो रेल मंडल है हमारा, ये भारतीय रेलवे के उन मंडलों में शामिल हो गया है जिसने यात्री शिकायत में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो रेल मदद करके एक पोर्टल यहां पर आया है, रेल मदद करके एक ऐप भी है जिसके माध्यम से ऑन बोर्ड या फिर ऑफ बोर्ड या फिर जैसे रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, रेलवे से संबंधित तमाम समस्याओं के लिए आप यहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई यहां पर संबंधित जो भी अधिकारी है उनके द्वारा की जाती है। तो पिछले 3 महीनों के दौरान कुल 27,000 से भी ज्यादा शिकायतें यहां पर आई और औसतन 29 मिनट के भीतर 100% समाधान यहां पर जो है बीकानेर रेलवे मंडल ने किया है। और इसी वजह से बीकानेर रेलवे मंडल अब यहां पर पहले नंबर पर आ गया और उसे विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में शील्ड से सम्मानित किया गया है। इस मंडल को 3 बार जोनल स्तर पर श्रेष्ठ यात्री सेवा शील्ड भी मिल चुकी है। तो जो अच्छा काम करते हैं निश्चित रूप से उनको पुरस्कार भी मिलते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें राजस्थान में रेलवे की स्थिति के बारे में, तो राजस्थान में वर्तमान में सबसे अधिक क्षेत्र उत्तर पश्चिमी रेलवे का है। क्या नाम है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। तो रेलवे के जो टोटल 18 जोन है उनमें से एक जोन आपका कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे। और उसके कुल 4 मंडल हमारे यहाँ पर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को। तो हमारे 2 जोन थे, एक तो है नॉर्थ रेलवे जोन, ठीक है, और एक था हमारा वेस्ट रेलवे जोन। इन दोनों में से इन्होंने 2-2 आपके जो हैं मंडल अलग किए और कुल मिलाकर के 4 मंडलों के साथ में आपके इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो है उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा हमारा एक पश्चिमी मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है, उस जोन का कोटा मंडल भी हमारे राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। इस तरह से 2 रेलवे जोन के कुल 5 मंडल हमारे यहाँ पर है। ये बेसिक डेटा है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको छोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान में लगभग 5,998 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। एग्जैक्ट जो है वो आपको आपका इकोनॉमिक रिव्यू में मिल जाएगा। 2025-26 का जो बजट है उसमें राजस्थान में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी राशि मानी जा सकती है। तो ये हो गया कुछ बेसिक हमारे यहां पर जो रेलवे जोन है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। दोस्तों, कल 9 अगस्त और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इस बार का विश्व आदि दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा आपके डूंगरपुर में। तो इसी पर हम थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। तो राजस्थान के डूंगरपुर में इस वर्ष अर्थात 2025 का आपका विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। अगर हम विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो आदिवासी लोग कौन होते हैं? आदिवासी लोग वे हैं जो अपने एक अलग क्षेत्र में रहते हैं, जो विशेष करके ज्यादातर जंगल से युक्त क्षेत्र होता है, ठीक है, जो आज भी प्रकृति संरक्षण और प्रकृति आधारित जीवन शैली को अपनाते हैं। उनकी अपनी एक पहचान, एक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और एक कह सकते हैं कि वे मुख्य धारा से थोड़े से कटे हुए होते हैं। हालांकि समय के साथ में आदिवासी भी अब धीरे धीरे जो है जो मॉडर्न टेक्निक्स और बाकी चीजें उनसे जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे विकास उनके द्वार तक पहुंच रहा है। इन आदिवासी
समुदायों की बात करें तो इनके लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनकी चुनौतियों और इनके जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया था 9 अगस्त को। दोस्तों राज्य की बात करें तो 2020 से राज्य में इस आदिवासी दिवस के महत्व को समझते हुए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई थी। तो 2020 से ही 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आदिवासी दिवस पर राज्य सरकार की तरफ से न केवल राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर पहली बार देश का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट जो है वो है न्यूम्बेओ नामक वेबसाइट की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025। तो सुरक्षा के मानदंडों को लेकर के और विभिन्न शहरों को यह रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड लेवल पर भी जारी की गई है और इंडिया लेवल पर भी जारी की गई है। और भारत के स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर इस बार सबसे सुरक्षित शहर का खिताब किसने हासिल किया है? आपके गुजरात में स्थित अहमदाबाद में। और दूसरे स्थान पर रहा है हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो जयपुर ने पहली बार 65.2 का स्कोर किया और इसके साथ दूसरे सबसे सुरक्षित शहर का खिताब हासिल किया है। 100% इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछे जाने योग्य प्रश्नों की श्रेणी में आप मान करके चलें। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे जो बड़े नगर हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हमारा जयपुर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है इस बार के न्यूम्बेओ वेबसाइट द्वारा दिए जाने वाले सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में। दोस्तों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है खबर, क्योंकि अगर हम बात करें तो टॉप 100 जो सिटीज है उनमें भी जयपुर जो है आई थिंक 95 रैंक है। कंफर्म कर लेंगे हम इसको, तो लगभग 92 या 95 में से एक है, तो 95th रैंक जो है अब की बार जयपुर रहा है वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। वैसे अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में जाकर के करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खैरथल तिजारा जिसे 2023 में नए जिले के रूप में घोषित किया गया था, उसे अब उसका नाम जो है वो बदलने की बात की गई है और इसके लिए इसे अब जाना जाएगा भृतहरि नगर के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? भृतहरि नगर के नाम से। तो इसका जिला मुख्यालय भी जो है अब कहां कर दिया जाएगा? भिवाड़ी में। तो भृतहरि नगर अब नया आपका बनने वाला है, इसको आप याद कर लें। खैरथल तिजारा जो दो क्षेत्रों को, खैरथल और तिजारा को मिलाकर के बनाया गया जिला था, उसे बाद में जब दोबारा जिलों को खत्म किया गया उस समय भी इसको बरकरार रखा गया। तो जो 41 हमारे जिले हैं उनमें से एक जिला खैरथल तिजारा भी है और उसको अब भृतहरि नगर के नाम से जानने के लिए राजस्व विभाग ने जो है मंजूरी दी है, उसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने। अब यहां से ये कैबिनेट की बैठक में जाएगा, कैबिनेट प्रस्ताव को पास करेगी, विधानसभा में जाएगा, विधानसभा मंजूरी देगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाएगा और गृह मंत्रालय की मंजूरी देने के बाद इसका नाम बदला जा सकेगा। तो 4 अगस्त 2023 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से ये नया जिला बना था। भृतहरि के नाम पर क्यों शब्द आता है? तो भृतहरि कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। भृतहरि जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। ठीक है, ये आपके उज्जैन के राजा भी रहे। ठीक है, और अपना राजकाज में जो विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा, उनके बड़े भाई थे। इनकी पत्नी थी, उससे ये काफी प्रेम करते थे, पिंगला से। और उसके बाद में समय के साथ में हुआ ऐसा कि इनके प्रेम के बीच में इनकी आंखें खुली। क्यों खुली? क्योंकि एक कहानी इससे जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि एक जो है फल एक ब्राह्मण ने ला करके इनको दिया और कहा कि अगर वो इसे खा लेंगे तो जीवन भर वो युवा बने रहेंगे। क्योंकि वे अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो जाकर के उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। वो पत्नी चूंकि दरबार में जो द्वारपाल था उससे प्रेम करती थी तो उसने वो फल उसे दे दिया। दरबार जो द्वारपाल है उसने जाकर के वो फल किसी और को दिया और फिर वो फल किसी और से होते हुए वापस से राजा के पास पहुंचा। तब राजा को यह प्रतीत हुआ कि इस प्रकार का प्रेम केवल मात्र बंधन और दिखावा है और इसीलिए फिर ये राजा जो हैं इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने बहुत महान रचनाएं की, जिनमें आपके वो नीति शतक हो, चाहे वो वैराग्य शतक हो या पूर्व में लिखा गया श्रृंगार शतक हो।
तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, 100 दोहों से जुड़े हुए ये 3 ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने रचना की। नीति शतक और वैराग्य शतक अपने आप में जीवन की चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष अर्थात संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के रूप में या संदर्भ के रूप में लिए जाते हैं। इन्हीं भर्तृहरि ने बाद में आकर के अलवर में तपस्या की ऐसा बताया जाता है। तो सरिस्का जो आपका है वहीं पर आपके भर्तृहरि जी का जो है तपस्थली है, स्थान है। और पांडुपुल का भी आपने नाम सुना होगा। ये सभी एक ही स्थल पर हैं और वहीं पर इनका आश्रम आज भी माना जाता है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी है। उसी के नाम पर इसे भर्तृहरि नगर के रूप में अब जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी के सेंट्रल जोन टीम में चयनित किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो राजस्थान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है मानव सुथार, मीडियम पेसर है खलील अहमद और दीपक चाहर। इन तीनों को दिलीप ट्रॉफी जो है उसके सेंट्रल जोन की टीम में चुना गया है। ठीक है, तो बेसिकली दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें कुल 5 टीमें आपकी खेलती हैं। बात करें तो इसमें आपकी नॉर्थ टीम, ठीक है, इसके साथ ही साउथ टीम, ईस्ट टीम, वेस्ट टीम और सेंट्रल टीम जो है वो सम्मिलित होती है। जोन बटे हुए हैं। इन जोन की 5 टीमों के मध्य जो है यहाँ पर मुकाबले होते हैं, नॉकआउट चरण और बाकी सबके बाद में 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है और फिर ये मुकाबला इसमें होता है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल जोन की टीमों की, तो सेंट्रल जोन में आते हैं आपके जो क्षेत्र, उसमें आता है एमपी, ठीक है, आपका यूपी, आपका रेलवे, रेलवे के बाद में आपका राजस्थान और उसके साथ में आपका विदर्भ। विदर्भ बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का एक क्षेत्र है। ठीक है, और उसकी अपनी अलग टीम होती है। तो इन क्षेत्रों से मिलकर के आपके सेंट्रल जोन की टीम बनती है। तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यहाँ चुना जाता है। इसी तरह से राजस्थान के ही महिपाल लोमरोर इसमें रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। राहुल कांवट जो हैं उनकी अध्यक्षता में इंदौर में ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे इन 3 खिलाड़ियों को इस बार मौका मिला है खेलने का सेंट्रल जोन की टीम की ओर से दिलीप ट्रॉफी में। तो ये दिखाता है कि कैसे राजस्थान के क्रिकेट का सुनहरा दौर जो है हमको देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी मात्रा में हमारे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए चुने जा रहे हैं। ये तो हो गई राजस्थान की खबरें। अब बात करते हैं राज्य नेशनल लेवल की खबरों की। हाल ही में भारत की संसद ने जो है हमारे तटीय क्षेत्रों में जो नौकाओं का परिवहन होता है उसको विनियमित करने के लिए तटीय नौवहन विधेयक 2025 को पारित किया है। आइए जानते हैं कि इस विधेयक के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है और कैसे ये हमारे तटीय नौवहन क्षेत्र में आने वाले समय में बदलाव करने वाला है। तो देश के तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जो जहाज हैं उनको विनियमित करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। वर्तमान में हमारे देश में 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है, इनके लिए हमारा लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय रेखा है और उसी के इर्द गिर्द ये व्यापार होता है। यह तटीय नौवहन के लिए एक सरलीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली प्रस्तुत करता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति तटीय क्षेत्र में इस तरह से व्यापार की गतिविधियों को अंजाम देना चाहता है उनको लाइसेंस देने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी जो कि सरलीकृत होगी। इसी के साथ ऐसे विदेशी जहाज जो तटीय व्यापार में लगे हुए हैं उनके विनियमन के लिए भी रूपरेखा यहां पर यह तैयार करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसने 2030 तक देश के तटीय माल यातायात को 230 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाने की बात की है। तो वर्तमान में ये लगभग 120 मिलियन टन के करीब है, जिसे बढ़ाकर के अब 230 मिलियन मीट्रिक टन करने की बात यहां पर की गई है। इसी बीच में मुझे एक चीज याद आई। कल जब मैंने आपको एनवीडिया के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एनवीडिया अभी 400 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाली कंपनी है। तो ये गलत है, ये दरअसल 4 ट्रिलियन डॉलर था। ठीक है, कितना है? 4 ट्रिलियन डॉलर। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये जो अधिनियम है ये एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना भी तैयार करेगा। मतलब हमारे यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं तटीय क्षेत्र में होने वाले व्यापार, तो एक तट के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाने का जो व्यापार है वो बेसिकली तटीय नौवहन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन कौन सा होता है? अंतर्देशीय, जिसमें हमारे तट से रवाना होकर के किसी दूसरे देश के तट तक हमारे जहाज पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक योजना बनाने का प्रावधान भी ये करता है। विधेयक में एक डिजिटल डेटाबेस बनाने की बात की है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डेटाबेस जिससे कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध डेटा का लाभ मिल सके। और ये जो प्रावधान किया गया है, ये जो विधेयक है, ये मर्चेंट शिपिंग विधेयक जो कभी 19वीं शताब्दी में बना था उसकी जगह नया लाया गया है, और समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक 2025, इन दोनों के साथ मिलाकर के पारित किया गया है ताकि इनमें तारतम्य और सामंजस्य बना रहे। तो ये एक नया विधेयक है, तटीय नौवहन विधेयक 2025, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन और भाषिनी, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक सहयोग के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन हमारे देश में छात्रों में और युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय और कॉलेज स्तर पर शुरू किया गया है। और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना विभिन्न विद्यालयों में की गई है, और बहुत से कार्यक्रम भी इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं ताकि अभ्यर्थियों के बीच या जो छात्र हैं उनके बीच में विज्ञान और नवाचार के प्रति और अधिक जागरूकता भी हो और उनका रुझान भी उस तरफ बढ़े। तो अटल नवाचार मिशन ने नीति आयोग और हमारा जो मैती मंत्रालय है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ में मिलकर के इसके अंतर्गत आने वाले डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भाषिनी के साथ में हस्ताक्षर किया है। भाषिनी बेसिकली एआई बेस्ड एक टूल है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑडियो वीडियो और बाकी जो भी माध्यम होते हैं उनको रियल टाइम पर टेक्स्ट बेस्ड जो है ट्रांसलेशन सुविधा उपलब्ध हमको कराता है। तो हमारी मैक्सिमम जो भी डेटा है वो अगर किसी एक लैंग्वेज में, तो उसको देश में उपयोग की जाने वाली अलग अलग भाषाओं में तब्दील करने के लिए वो भी रियल टाइम पर, तो आपकी जो है इस भाषिनी एआई को लाने का काम किया। तो इस बार के जो आरएस मेंस एग्जाम था उसमें भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपका सीधा सीधा था, एआई पर जो आधारित प्रश्न था उसमें। इसका उद्देश्य भारत के तेजी से विकसित हो रहे नवाचार और उद्यमिता से जुड़े इकोसिस्टम में स्थानीय भाषा में नवाचार और भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देना। मतलब क्या है, मान लीजिए कि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई रिसर्च हुआ और उस रिसर्च के बारे में राजस्थान में बैठा कोई व्यक्ति जानना चाहता है। अब अगर वो उस लोकल लैंग्वेज में है तो उसको तुरंत भाषिनी पर अगर हम देखें तो भाषिनी क्या करेगा, उसको ट्रांसलेशन करके और लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध करा देगा। ऐसा होने पर वो सहज हो जाएगा उस क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भाषिनी जो है उसके उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा ताकि भारतीय भाषाओं में इन सभी नवाचारों का अनुवाद किया जा सके। तो नवाचार और एआई दोनों को मिलाकर के अनुवाद की जो फैसिलिटीज है वो देने का काम इस आशय पत्र के माध्यम से किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी सब्सिडी को 2025-26 के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है आप सभी जानते हैं। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा या हम कह सकते हैं स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संरक्षण या कह सकते हैं कि धूम्र आधारित जो बीमारियां हैं उनसे हमारी एक जो महिलाएं हैं खास करके घरों में उनको बचाने के लिए, और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि लकड़ी पर आधारित जो ईंधन है उससे बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी, जिसके आधार पर एलपीजी आधारित जो गैस कनेक्शन है वो सहज और सरल तरीके से बिना किसी प्री पेमेंट के लोगों को उपलब्ध कराने की बात की थी। तो जो भी योग्य लाभार्थी थे, खास करके महिलाओं पर आधारित जो है ये योजना थी, जिसमें महिलाओं को इसमें उपभोक्ता के रूप में देखा गया, और महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन का वितरण जो हमारे बीपीएल और अन्य जो लाभान्वित होने वाले योग्य लाभार्थी थे उनको यहाँ पर दिए गए, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत बिना किसी तरह की जमा राशि के, पहले जब कनेक्शन मिलते थे तो आपको एडवांस में जमा राशि जमा करानी पड़ती थी और उसके बाद में महंगे कनेक्शंस खरीदने होते थे, लेकिन इसमें बिना किसी 1 रुपया भी दिए पहले कनेक्शन दिया जाता था और बाद में हर महीने जो है उनको एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। तो इसमें सब्सिडी भी सरकार देती थी। तो 1/7/2025 तक देश भर में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना वर्तमान में है और इसके अंतर्गत पहला रिफिल भी फ्री होता है और जो गैस मत चूल्हा होता है वो भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दिया जाता है। लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 9 रिफिल के लिए 14.2 किलोग्राम के जो सिलेंडर हैं उस पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी अर्थात टारगेट सब्सिडी जो है यहां पर दी जाती है। तो केवल जो योग्य लाभार्थी हैं उज्ज्वला के उन्हीं को ये 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है और वो कितने सिलेंडर तक लागू है? 9 सिलेंडर भरवाने तक ये लागू है, जो कि 14.2 के घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत के नेतृत्व के अंतर्गत गठित किया गया है और जिसका मुख्यालय भारत के ही गुरुग्राम में स्थित है, उसका 107वां सदस्य बन गया है कौन? मोल्दोवा। तो मोल्दोवा बन गया है, तो अब ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सभी प्रश्नों के लिए नहीं बोलता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है उसके लिए मैं पहले ही लिख देता हूं कि ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, अगर जब तक कि कोई 108वां नहीं बनता है। अगर 108वां बन जाता है तो फिर ये समस्या हो जाएगी कि ये नहीं पूछा जाएगा। तो 107वां सदस्य बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक इनिशिएटिव है, एक पहल है वैश्विक स्तर पर, किसको बढ़ाने के लिए? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो तकनीक हस्तांतरण के साथ साथ इन देशों में अधिक से अधिक, विशेष करके आपके कर्क और मकर रेखा जो है इसमें स्थित 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, हालांकि जो सदस्य बने हैं वो भी 107 ही यहां पर बने हैं। शुरुआत 2015 में की गई थी। जो COP21 कहां पर हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, COP28। अभी कौन सा हुआ है? COP28 अजरबैजान बाकू में। ठीक है, और अब होने वाला है COP29। ठीक है, कहां होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए, तो ये गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ मिलकर के काम करता है, रोड मैप तैयार करता है और जो भी नई तकनीक विकसित हो रही हैं उनको इन देशों के बीच में सहयोग पर आधारित होकर के और हस्तांतरित करने पर भी बात करता है। चलिए अंतिम खबर देखते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब जो है यूनिवर्सल बैंक बनेगा, या हम कह सकते हैं कि एक पूरा कॉमर्शियल बैंक जो है वो बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो RBI बहुत से बैंकों को रेगुलेट करता है। बैंकों के बहुत प्रकार हमारे पास में है। इसमें वाणिज्यिक बैंक हमारे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि SBI जैसे बैंक। इसके बाद में एक नई कैटेगरी शुरू की गई थी जिनको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस या लघु वित्त बैंक। ठीक है, इसी तरह से एक आपकी कैटेगरी की गई थी भुगतान बैंक, या जिसको हम बोल सकते हैं पेमेंट बैंक, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, इस तरह से। और एक होते हैं आपके सहकारी क्षेत्र के बैंक। ठीक है, जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, तो रिजर्व बैंक का अधिनियम है 1934 का, उसी अधिनियम के अंतर्गत अब ये यूनिवर्सल बैंक में जाएगा। तो लघु वित्त बैंक के लिए भी एक अलग से अधिनियम लाया गया था। पेमेंट बैंक के लिए भी एक अलग से अधिनियम हमारी सरकार के द्वारा लाया गया था। 3 सितंबर 2024 को इसने RBI को आवेदन दिया था और चूंकि इसने मानक पूरे किए हैं इसलिए इसको अब यहां पर अनुमति दी गई है। मापदंड क्या है? 5 साल का संतोषजनक रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, मतलब इसके शेयर्स होने चाहिए जारी, और न्यूनतम नेटवर्थ इसका 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये 3 मानक यहां पर हैं। इसके अलावा और भी मानक है, जैसे कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में इसका जो ग्रोस NPA है और जो नेट NPA है वो 3% और 1% से कम या उसके बराबर होना चाहिए। NPA क्या होता है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो 3 महीने तक या 90 दिनों तक अगर किसी भी धनराशि का मूलधन और ब्याज रिकवर नहीं हो पाता है दिए गए लोन का, तो उसे NPA के अंतर्गत काउंट किया जाता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को बात करें तो ये लिमिटेड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन गया है, अब बनेगा। और अप्रैल 2017 में ये क्या बना था? लघु वित्त बैंक के रूप में आया था। 1996 में संजय अग्रवाल ने इसको बनाया था और ये बेसिकली जो आपके जो वाहन और बाकी चीजें हैं उनको फाइनेंस करने में काम
करता था। तो वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंकों में अगर अंतर देखें तो देखो नियामक तो इसका आरबीआई है दोनों स्तर पे, ठीक है। ऋण की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक जहां बृहद स्तर पर ऋण देते हैं, लघु वित्त बैंक किसी एक कैटेगरी विशेष में ऋण देता है, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण हो सकते हैं, स्वर्ण ऋण हो सकते हैं, एमएसएमई ऋण हो सकते हैं, वाहन ऋण। और इसका टारगेटेड जो एरिया होता है वो होते हैं एमएसएमईज और छोटे लोग, छोटे जो बिजनेस होते हैं वो, ठीक है। लक्षित ग्राहक इसमें कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं है, उसमें छोटे उधारकर्ता एमएसएमई और असंगठित श्रमिक ही होते हैं। रेमिटेंस सर्विसेज की बात करें तो दोनों ही रेमिटेंस सर्विसेज दे सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग भी दोनों दे सकते हैं। पूंजी की बात करें तो जहां वाणिज्यिक बैंकों में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, यहां पर न्यूनतम 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। 100 करोड़ से जैसे ही 1000 करोड़ पे पहुंचता है उसके बाद ये लघु जो वाणिज्यिक बैंक है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का हमारा सेशन। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न रह जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।